हाय वीवर्स। तो आज हम करने वाले हैं टेक मास्टर के वेब डेवलपमेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम सीखेंगे कि डिफरेंट एचटीएमएल टैग्स को यूज़ करके कोई वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो उस पर जाने से पहले हम लोग एक दफ़ा लेक्चर 1 की रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो काइंडली वो देख लें, ताकि आपके सारे पिछली जितनी भी बातें हैं वो क्लियर हो जाएँ। सॉफ्टवेयर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है आपको वो पता चल जाए, उसमें कौन-कौन सी एक्सटेंशंस हमें चाहिए होंगी, आपको वो भी पता चल जाए। तो एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या किया था। हमने किया था कि वीएस कोड को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। दूसरा काम हमने उसमें किया था कि हम फ़ोल्डर्स को किस तरह से क्रिएट करेंगे और फाइल्स को किस तरह से क्रिएट करेंगे। एक दफ़ा हम फिर से ओपन करके देख लेते हैं। फ़ोल्डर्स क्रिएट करने के लिए हम लोग फ़ाइल पे जाते हैं, वहाँ पे ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करके जहाँ पे भी हमें जिस पाथ पे भी फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, हम फ़ोल्डर क्रिएट करके उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लेक्चर 2 को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट फ़ोल्डर किया तो यहाँ पे वो फ़ोल्डर सिलेक्ट हो चुका है, यू कैन सी दैट। और अगर मुझे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे फ़ोल्डर का आइकन दिया हुआ है, मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी। और अगर मुझे फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो मैं फ़ाइल के ऊपर क्लिक करूँगी। उसके बाद हमने देखा था कि हम एक्सटेंशंस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे साइड पे हमें 4 बॉक्सेस एक-दूसरे के ऊपर स्टैक हुए नज़र आ रहे हैं, और हम उस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास एक्सटेंशंस हैं, जिनका शॉर्टकट हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एक्स है। आप यहाँ पे एक्सटेंशन का नाम लिखोगे तो वो एक्सटेंशन आ जाएगी। जैसे लाइव सर्वर है, लाइव सर्वर लिखूँगी मैं यहाँ पे, तो लाइव सर्वर नीचे आना चाहिए। जब वो आ जाएगा तो उस पे क्लिक करने के बाद मैं उसे इंस्टॉल कर सकती हूँ। चूँकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो इसलिए मुझे ये फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फिर से एक्सप्लोरर पे वापस आती हूँ। अब मुझे यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं न्यू फ़ाइल पे क्लिक करके यहाँ पे index.html लिखूँगी। .html और इंडेक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में क्लियरली बताया था, तो आप वो देख सकते हैं। index.html पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। बॉयलर प्लेट कोड क्या था? वो कोड वो वाला कोड था जो कि ऑटोमेटिकली हम लोग पूरा वहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एमिट के कुछ कोड्स आ रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ बना बनाया कोड लिखेंगे। हमें उसमें से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बॉडी, उसका हेड, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये पूरा आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास बॉडी भी है, हेड भी है, एचटीएमएल का टैग भी है। तो बॉडी के अंदर मैं काम करूँगी। ये कोड किस चीज़ के अबाउट है, ये मैं अपने पिछले लेक्चर में पूरा बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने अ, कमेंट्स देखे थे कि कमेंट्स हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो कोड होता है, कोड का वो पार्ट होता है जो कि कोड को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो हम अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ये मेरा कमेंट है। आपको याद होगा कि हमने लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी। वो क्या करती है, वो यहाँ पे एक गो लाइव का बटन हमें दे देती है। हम जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वो जो वेब पेज हम बना रहे होते हैं उसे रेंडर करना शुरू कर देती है ऑन योर ब्राउज़र। तो आपको बार-बार वो जाके रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, बार-बार उसे देखना नहीं पड़ता कि वो चल रहा है कि नहीं, ये ऑटोमेटिकली वो काम कर देती है। अब ये स्टार्ट हुआ है, पोर्ट 5500 पे ये खुल चुका है, ये मेरा कमेंट है। जबकि मैंने बोला है कि जो कमेंट होता है, वो हमें नज़र नहीं आता ऑन वेब पेज। हमें सिर्फ़ जो हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं पेज का, वो नज़र आता है। तो इसे कमेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? तरीका ये है कि हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, डैश डैश, और इसने ये सारा कमेंट, ये इसके जो क्लोजिंग है वो भी यहीं पे कर दिया है। तो क्लोजिंग हमें एंड पे करनी है, तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ जहाँ तक मुझे कमेंट चाहिए वहाँ तक मैं एडिट कर देती हूँ, तो ये मेरा कमेंट हो चुका है। इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो कंट्रोल प्लस बैकस्लैश है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। ये हमारे पास इसका शॉर्टकट है। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ये इसे अनकमेंट करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है? आप इसे इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद
एक और बात कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। हम लोग इसमें जो भी कोड लिखते हैं वो हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशन फ़ॉलो होती है वो यही होती है कि हम लोग स्मॉल में लिखें, क्योंकि एक तो वो प्रोफ़ेशनल भी दिखता है और दूसरा वो नीट भी नज़र आता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम स्मॉल में ही लिखें। और उसके बाद हम लोगों ने बॉयलरप्लेट कोड की भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से टैग्स हैं। व्हाट आर दीज़? ओके, एमडीएन लिंक्स देख लेते हैं कि एमडीएन लिंक्स क्या होते हैं। हम लोग जैसे ही किसी टैग के ऊपर जाते हैं तो हमें एमडीएन रेफरेंसेस लिखे हुए नज़र आ जाते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देगा कि ये टैग है क्या? ये क्यों यूज़ होता है? कौन से वाले ब्राउज़र में इसका जो-सा वो यूज़ हो सकता है? इसकी डिफरेंट चीज़ें जौन-सी हैं वो मुझे दिखा रहा है। ये तो हम यहाँ से और भी डाटा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये कौन-कौन से ब्राउज़र में अलाउ है, क्रोम में ये कहाँ-कहाँ पे चल सकता है। तो हम लोग इसके थ्रू ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसकी डेफ़िनेशन क्या है, इसके एट्रिब्यूट्स क्या हैं, ये सारा कुछ। उसके बाद केस सेंसिटिविटी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज। हम इसमें स्मॉल, कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं। बॉयलरप्लेट कोड किस तरह से लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस कोड को समझने के लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना होगा। अब नेक्स्ट हम टैग्स टाइप्स देखते हैं कि टैग्स की कौन-कौन सी टाइप्स हैं। टैग्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप बेशक टैग्स की टाइप्स ना भी याद रखो, बस आपको मेन-मेन पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ टैग इज़ दिस। तो सबसे पहले पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पेयर्ड टैग्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। जैसे एचटीएमएल का टैग स्टार्ट भी हुआ है और एंड भी हुआ है, तो ये पेयर्ड टैग है, एक पूरा पेयर बना हुआ है। हेड का टैग स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बॉडी का टैग और एंड हो रहा है विद बैकस्लैश एट द फ्रंट, ठीक है? तो ये हमारे पास पेयर्ड टैग्स हैं। अनपेयर्ड टैग कौन-सा है? यहाँ पे अनपेयर्ड टैग है मेटा का, इसके साथ कोई पेयर नहीं बना हुआ। ये खुद ही अपने में एक टैग है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें एट्रिब्यूट्स भी डिफाइन हुए हुए हैं। जिसमें एट्रिब्यूट्स डिफाइन हुए होंगे उसे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। अनपेयर टैग वो होता है जो सिंपली हम सिर्फ टैग लिख देते हैं, उसमें कोई एट्रिब्यूट्स डिफाइन नहीं होते। जैसे ब्रेक का टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग हो गया। वो हम बाद में जब एग्ज़ाम्पल्स करेंगे तो तब इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग टैग का मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो टैग जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, लेकिन हम उसमें एट्रिब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। और उसके बाद यूटिलिटी बेस्ड टैग्स आते हैं। यूटिलिटी बेस्ड टैग्स में 3 तरह के टैग्स आते हैं। और सबसे पहले है स्ट्रक्चर टैग्स, जो कि स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेगा। जो मेन हमारे पास उसकी लेआउट बन रही है उसे डिफाइन कर रहा है कि एचटीएमएल का पेज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, और उस पेज के अंदर मेन 2 चीज़ें आ रही हैं, हेड और बॉडी बन रही है। और फिर उस हेड के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं और उस बॉडी के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर टैग्स हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। ठीक है? जैसे हमारे बॉडी हम अपनी देखें तो हमारी पूरी बॉडी का जो टैग होगा, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड, ये हमारे पास स्ट्रक्चर टैग होगा। उसके अंदर सबसे ऊपर हेड का टैग होगा कि हेड स्टार्ट, हेड एंड। उसके नीचे भी हमारे पास नेक स्टार्ट, नेक एंड। उसके नीचे हमारे पास लेग्स का होगा, उसके नीचे फीट का होगा और ये सारा कुछ। तो ये स्ट्रक्चर टैग्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद कंट्रोल टैग्स में हमारे पास बटन्स आ जाते हैं, जैसे चेक बॉक्सेस आ गए, जैसे रेडियो बटन्स वगैरह आ गए। और उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग्स में हमारे पास वो टैग्स आते हैं जो कि फॉर्मेट कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट को। जैसे कि हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो हम उसे अंडरलाइन का टैग दे देंगे। अगर हम उसे बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम उसे बी का टैग दे देंगे। तो ये टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स होंगे। पेयर टैग्स में हमारे पास जो हमने एग्जांपल अभी तक की है वो पैराग्राफ की है। हम यहाँ पे अगर पी लिखते हैं सिर्फ, तो ये ऑटोमेटिकली हमें एमएट कोड दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसे कंप्लीट करेगा, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस पे क्लिक किया तो ये हमें पूरा उसने टैग दे दिया। हम इस पे कोई भी पैराग्राफ लिख लेते हैं, जैसे लोरम मैं 200 लिखती हूँ, तो ये आप मुझे स्क्रॉल करके पीछे जाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मुझे रैपिंग करनी होगी टेक्स्ट की। वो करने के लिए यहाँ पे सेटिंग पे जाएँ, कमांड पैलेट ओपन करें, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट पी है। टॉगल वर्ड रैप यहाँ पे लिखें और उस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली इसे रैप कर देगा। जो हमारे पास स्क्रीन सामने आ रही होगी उस पे हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसे सेव करके ब्राउज़र ओपन करती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास पेयर टैग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
अनपेयर टैग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हमारे पास ब्रेक टैग होता है, हॉरिज़ॉन्टल टैग होता है, तो ये हमारे पास अनपेयर टैग्स हैं क्योंकि इनकी क्लोजिंग नहीं होती। पहले जो हमारे पास वर्जन्स थे उनमें हमें एंड पे स्लैश ज़रूर लगानी पड़ती थी उसे वर्क करवाने के लिए, लेकिन इन वाली जो वर्जन्स हैं उनमें हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लिखती हूँ तो या मैं इस पे स्लैश लगाऊँ ना लगाऊँ ये काम करेगा। मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल लाइन है। अगर मैं एक और दफ़ा आगे लिखती हूँ तो आप देख रहे हैं एक और लाइन मुझे नज़र आएगी। एक और लाइन मुझे नज़र आएगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी डालना चाह रही हैं डाल लें। अगर मैं दरमियान में ब्रेक डाल देती हूँ, तो ये एक लाइन उसे नीचे ले आया है। अगर मैं यहाँ पे भी ब्रेक डाल देती हूँ, तो ये उसे नीचे ले आया है। उसके बाद हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में मैंने आपको बताया था कि हमें उसमें पार्टनर टैग नहीं मिलता, लेकिन हम उसमें फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम उसमें एट्रिब्यूट्स उसके डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग में, उसको हमने किस तरह से दिखाना है, उसकी विड्थ कितनी दिखानी है, उसकी हाइट कितनी दिखानी है। तो अभी हम देख लेते हैं इमेज की एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे अगर मैं इमेज लिखती हूँ, तो मुझे कोई सोर्स चाहिए होगा। सोर्स होता है हमारे पास पाथ कि हम वो इमेज कहाँ से लेके आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएटिव इमेजेस लिखती हूँ, तो मुझे इमेजेस में जाके डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेती हूँ। जैसे कि ये इमेज है, मैं इसका इमेज एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे सोर्स में पेस्ट करती हूँ, तो मेरे पास ये इमेज का एड्रेस आ चुका है। मैं इसे सेव करती हूँ और अपने वेब पेज पे जाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली जी वो इमेज यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। अब अल्टरनेटिव में हम क्या लिखते हैं? अल्टरनेटिव में वो टेक्स्ट लिखते हैं कि अगर इमेज ब्रेक कर जाए, तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इमेज इमेज ओके, सेव किया। अभी मुझे ये यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये इमेज ब्रेक नहीं कर रही, ये बिल्कुल सही पाथ हमारे पास बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पाथ को गलत कर दूँ, ये इमेज एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगी तो यहाँ पे मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग इमेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे इमेज ब्रेक कर रही है तो दूसरे बंदे को ये ना हो कि यहाँ पे इमेज क्या था या क्या चीज़ थी जो हमें नज़र नहीं आ रही, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हो उस इमेज के रिलेटेड कि अच्छा ये इमेज इस चीज़ की थी। तो मैं फिर से इसे वापस उसे ऐसे कर देती हूँ ताकि ये मुझे फिर से नज़र आना शुरू हो जाए। अब फिर से हम यहाँ से ओके यूटिलिटी बेस्ड टैग्स में हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे पास वो टैग्स होते हैं जो कि जो हमारे पास डाटा इंसर्ट कर रहे हैं उसे किस तरह से दिखाना है वो वहाँ पे हमें नज़र कि किस तरह से हम दिखा रहे हैं, फॉर्मेट हम किस तरह से कर रहे हैं। जैसे हम किसी लाइन को बोल्ड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से कोई भी लाइन बोल्ड कर देती हूँ, तो वो करने के लिए हम लोग जाएँगे यहाँ पे जो भी लाइन मुझे बोल्ड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लाइन बोल्ड करनी है, तो मैं यहाँ पे पी लिखूँगी। अब चूँकि दरमियान में स्पेस नहीं थी तो वो मुझे नीचे सजेशंस नहीं दे रहा था। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक किया तो ये मुझे सजेशंस देना शुरू हो चुका है। इसका जो एंडिंग टैग है वो मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगी जहाँ तक मुझे वो बोल्ड चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ तक बोल्ड चाहिए, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी, सेव करूँगी, तो मुझे इसने ये बोल्ड दिखा दिया है। मैं इटैलिक करना चाह रही हूँ इसे, तो मैं यहाँ पे आई लिखूँगी और जो इसका एंडिंग टैग है वो मैं वहाँ पे लेकर जाऊँगी जहाँ पे मुझे उसे ख़त्म करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करती हूँ, कंट्रोल एस किया, तो इसने उस चीज़ को इटैलिक भी कर दिया है। सही है? उसके बाद इटैलिक हो गया, हमने डिफरेंट टैग्स देख लिए हैं फॉर्मेटिंग में कि हम उन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर टैग्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मेन टैग्स होते हैं उन्हें हम स्ट्रक्चर टैग्स कहते हैं। जैसे हेड का टैग हो गया, एचटीएमएल का टैग हो गया, टाइटल, बॉडी, ये सारे टैग्स जो होते हैं स्ट्रक्चर टैग्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये बॉडी किस तरह से स्ट्रक्चर हुई हुई है, इस वाली चीज़ के अंदर क्या चीज़ आएगी। उसके बाद कंट्रोल टैग्स में हमारे पास रेडियो बटन्स आते हैं, चेक बॉक्सेस आते हैं। तो अभी हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम लोग ये जब
बाद में असाइनमेंट करेंगे उसमें ये चीज़ हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि कंट्रोल टैग्स में हमारे पास वो बटन्स आते हैं जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे होंगे। जैसे हम लोगों के पास फॉर्म्स आते हैं जिनमें लिखा होता है कि आर यू फीमेल आर मेल, तो हम या तो फीमेल को क्लिक करेंगे या मेल को क्लिक करेंगे। हम लोग दोनों को क्लिक नहीं कर सकते। तो इस तरह के कंट्रोल टैग्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैग स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, एक इनलाइन होता है और एक ब्लॉक लेवल होता है। इनलाइन क्या होता है? इनलाइन टैग्स जो होते हैं वो उतनी ही स्पेस घेरते हैं जितनी उन्हें रिक्वायर होती है, और ब्लॉक लेवल टैग जो होता है वह पूरी लाइन ले लेता है। वो किसी भी टैग को अपने आगे आके बैठने नहीं देता। हम इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इनलाइन में इमेजेस की एग्ज़ाम्पल है, तो हम डिफरेंट इमेजेस डाल के देख लेते हैं कि इमेजेस एक दूसरे के आगे आती हैं कि नहीं। एक इमेज हमारे पास पहले से है, एक और इमेज हम डालते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाला और सेव किया और देखते हैं आगे। अच्छा, ये क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इसलिए ये यहाँ पे अगली लाइन पे आ रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ कम कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ विड्थ इज़ इक्वल टू 200 पिक्सल कर देती हूँ और यहाँ पे विड्थ कर देती हूँ, यहाँ पे भी 200 पिक्सल कर देती हूँ। कंट्रोल एस किया तो ये देखो ये एक दूसरे के साइड बाय साइड आ रही हैं, ठीक है। अब हमें जो-सा है वो नेक्स्ट लाइन पे नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने इसकी विड्थ कम कर दी है। अब उसे पूरी जगह मिल रही है कि वो दूसरी वाली इमेज के साथ आके प्लेस हो सके। अगर हम यही कोड कॉपी करके 3-4 टाइम्स डालते हैं तो वो इमेजेस हम देखते हैं कि इसके आगे आएँगी या नेक्स्ट लाइन पे आएँगी। तो अब ये देखो कि ये इमेजेस उसके आगे ही आ रही हैं, तो ये इन लाइन है कि जितनी स्पेस इसे चाहिए, ये उतनी ही स्पेस ले रहा है, ये उससे ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है? और जो हमारे पास ब्लॉक लेवल है, उसमें हमारे पास डिव आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। अगर हम पैराग्राफ के आगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैराग्राफ में कोई छोटा-सा टेक्स्ट डाल देती हूँ, पी के अंदर मैं डालती हूँ पैरा ग्राफ। अभी तो ये मुझे सॉरी ये पैराग्राफ आ रहा है, कंट्रोल एस किया, तो यहाँ पे ये मुझे पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगली लाइन पे आ गया ये, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है तो ये इन लाइन के साथ नहीं आएगा, ये पूरी अपनी लाइन लेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर मैं एक दफ़ा और इसे लिखती हूँ, पी करके पैराग्राफ लिखती हूँ और कंट्रोल एस करती हूँ, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ये उसके साथ जाके नहीं प्लेस हो रहा। तो ये ब्लॉक लेवल है जो कि पूरी लाइन लेगा, और जो इमेजेस हैं वो इन लाइन हैं, वो उतनी जगह ले रही हैं जितनी उन्हें चाहिए। हम इसे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। इंस्पेक्ट करके जैसे ही हम एलिमेंट्स पे आएँगे, बॉडी में जाते हैं और यहाँ पे हम इमेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो देखो उतनी स्पेस ले रहा है जितनी से रिक्वायर है। ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि ये उतनी जगह ले रहा है जितनी से रिक्वायर है, ठीक है? ये उससे ज़्यादा जगह नहीं ले रहा। लेकिन जो पैराग्राफ है वो आप देख रहे हो कि ये पूरी लाइन ब्लू कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या बता रहा है कि ये ब्लॉक लेवल है, ये पूरी लाइन को घेर रहा है। अब ये हॉरिज़ॉन्टल जो हमारे पास लाइन है ये भी ब्लॉक लेवल है। उसके बाद ये पैराग्राफ में ब्लॉक लेवल है। इमेजेस जो-सी हैं वो इन लाइन है, वो सिर्फ़ उतनी ही स्पेस ले रही हैं जितनी उन्हें रिक्वायर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेसिक टैग्स में कुछ ये टैग्स आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं खुद भी। लेकिन अभी हम जो आज टैग्स यूज़ करेंगे हम वो देख लेते हैं। हम आज यूज़ करेंगे हेडर का टैग, हेडिंग के कुछ टैग्स यूज़ करेंगे, अंडरलाइन का, पैराग्राफ का, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, हॉरिज़ॉन्टल लाइन, सेक्शन, डिवीज़न, बोल्ड और लिस्ट्स होंगे हमारे पास और स्मॉल का, और कुछ इसमें फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। अब आपका काम क्या होगा, आपने मुझे असाइनमेंट में ये बताना है कि इसमें से फॉर्मेटिंग टैग्स कौन-से हैं, स्ट्रक्चर टैग्स कौन-से हैं और कंट्रोल टैग्स कौन-से हैं। कंट्रोल तो ख़ैर इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं डाल रहे, तो आप बाकी दोनों में से बता दो, और ब्लॉक लेवल और इनलाइन का बताना मुझे कि इनमें से ब्लॉक लेवल कौन-से हैं और इनलाइन कौन-से हैं। हेडर टैग क्या करता है? हेडर टैग में आपने जैसे
आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो और हेडर में आप कोई चीज़ डालते हो, जैसे कि आपने अपने नाम डाल दिया, अपने स्कूल का नाम डाल दिया, उसका लोगो डाल दिया, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो इसी तरह से हेडर, हमारे पास जो वेबसाइट का हेडर होता है उसमें भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वेबसाइट का हेडर होता है, दूसरा जो हम डिफरेंट चंक्स बना रहे होते हैं, हम लोग पूरा जो वेब पेज है उसे डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट कंटेनर्स में डिवाइड करते हैं अपनी आसानी के लिए, कि हम उन्हें ईज़िली फ़ॉर्मेट कर सकें। हम उन्हें अगर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स देना चाहते हैं, तो हम उन्हें वो चंक्स यूज़ करके दे सकते हैं। सीएसएस के कोई भी स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके भी हेडर हो सकते हैं। जैसे हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो सेक्शन का भी हेडर हो सकता है। जैसे हम लोग एक नोटबुक लेते हैं, तो नोटबुक का जो मेन पेज है, आप उसे समझ लो कि वो हेडर है। हम उसमें लिखते हैं कि हम कौन-से सेमेस्टर की, कौन-सी क्लास की हम ये नोटबुक बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट डिवीज़न होती है, तो सब्जेक्ट का जो पहला पेज होता है, हम उसे भी एज़ अ हेडर ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम उसपे सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं। तो वो हमारे पास जो डिफरेंट सेक्शंस हम बना रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनका पहला पेज भी एज़ अ हेडर ही हम ले रहे होते हैं। तो हेडर जो उनसे हैं वो डिफरेंट सेक्शंस के भी हो सकते हैं और मेन पेज का हेडर भी हो सकता है। तो इसमें जैसे कि हम लोग इस वेबसाइट को देख लेते हैं। यहाँ पे इसका हेडर में हमारे पास ये यहाँ पे इसका लोगो आ रहा है, उसके बाद इसमें कुछ मेन्यू के आइटम्स आ रहे हैं और कुछ और यहाँ पे बटन्स वगैरह आ रहे हैं। हेडिंग टैग्स में हमारे पास डिफरेंट हेडिंग टैग्स हैं, H1 से H6 तक होते हैं और ये डिफरेंट साइज़ेज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। H1 सबसे बड़ा साइज़ होता है, H6 सबसे छोटा साइज़ होता है। हम लोग इसे करके देख लेते हैं, लेकिन हम लोग एज़ अ साइज़ इसे नहीं यूज़ करते। जैसे H1 में हमने हेडिंग 1 कर दिया, हेडिंग 1, और हम इससे कॉपी करके ओके H2 कर लेती हूँ और मुझे सिर्फ़ टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करके 2 कर दिया। नेक्स्ट लाइन H3, एंटर, पेस्ट H3, H4, एंटर, 4, H5, H6, एंटर। और जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देखोगे मुझे डिफरेंट साइज़ेज़ के यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये डिफरेंट साइज़ेज़ को रिप्रेज़ेंट नहीं करता कि हमें सबसे बड़ा साइज़ चाहिए तो हम हेडिंग 1 को यूज़ कर लेंगे, सबसे छोटा चाहिए तो हेडिंग 6 को यूज़ कर लेंगे। ये एसईओ में हेल्प करता है, ये इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करता है। ये बता रहा है, हेडिंग 1 बता रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग ये वाली है, हेडिंग 2 की उससे थोड़ी-सी कम इम्पोर्टेंस होगी। इस तरह से अप टू सो ऑन ये जाएगा। तो हम लोग जो वेब पेज है उसका जो मेन हमारे पास टाइटल होता है, वो वेब पेज किस चीज़ के अबाउट है या जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं, हम उसमें हेडिंग 1 का देंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा और उसी के हिसाब से गूगल उसे रैंक करेगा। अगर हम डिफरेंट जगहों पे हेडिंग 1 का यूज़ कर रहे हैं, H1 यूज़ कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी सारे हमने इम्पोर्टेंट वहाँ पे हेडिंग्स लिख दी हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमें वो साइज़ चाहिए। तो ये चीज़ हमारे लिए गलत होगी, क्योंकि रैंकिंग में ये मुश्किल हो जाएगा एसईओ के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कोई एक ही टाइटल सेलेक्ट करें जो कि इम्पोर्टेंट हो और हम उसी को लेके चलें, और साइज़ेज़ हम सीएसएस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसलिए उस पे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं कि अगर हमें ये छोटा साइज़ चाहिए, अगर हेडिंग 1 का हमें छोटा साइज़ चाहिए होगा, अगर हमें कोई छोटा से छोटे साइज़ में इम्पोर्टेंट हेडिंग लिखनी हो, तो हम लोग वो सीएसएस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये साइज़ेज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये इसकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करता है कि H1 सबसे इम्पोर्टेंट है और H6 सबसे कम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफ़रेंस होता है? स्ट्रॉन्ग भी वही काम करता है, बोल्ड भी वही काम करता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, वो ये बताता है कि ये जो कंटेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होगा, तो हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग को यूज़ करेंगे, और अगर हम नॉर्मली वैसे ही बोल्ड कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे बी को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास डिव डिव हमारे पास डिफरेंट कंटेनर्स जैसे हम बनाते हैं,
एक बड़ा कंटेनर है एचटीएमएल का, ठीक है? उसके अंदर 2 कंटेनर हैं, एक हेड का कंटेनर है, एक बॉडी का कंटेनर है। अब बॉडी के अंदर हमने 100 चीज़ें डालनी है, अब हम उन चीज़ों को वैसे तो नहीं डाल सकते ना, जैसे हम अपने बैग के अंदर हमारे बैग के अंदर सेक्शंस बने होते हैं, हम एक के अंदर लैपटॉप डालते हैं, एक के अंदर हम नोटबुक्स डालते हैं, एक के अंदर हम अपनी पेंसिल्स वगैरह डालते हैं और वो भी हम क्या पता पॉकेट में डाल के डालें या कोई बैग यूज़ कर लें छोटा-सा, तो वो हमारे पास वो क्या है डिव्स हैं। तो डिव्स और सेक्शंस ये तकरीबन सेम चीज़ है। डिव जोन-सा है वो हमारे पास कंटेनर के तौर पे यूज़ होता है, जो कि हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं या मल्टीपल हमारे पास चीज़ें जो-सी हैं वो आ रही हैं एक वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे मैं अज़्यूम कर सकती हूँ कि जो ये पहले वाला है, ये एक डिव है। उसके बाद ये चीज़ जो है, ये एक डिव हो गई। ये चीज़ जो-सी है, ये एक डिव होगी। ये यहाँ से यहाँ तक एक डिव होगी। ये यहाँ से यहाँ तक एक डिव होगी और मैं इस पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ थ्रू सीएसएस। तो डिव क्या करता है, डिव हाँ सिंपली एक कंटेनर को डिफाइन करता है जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टाइलिंग्स अप्लाई कर सकती हैं थ्रू सीएसएस। और अब आप ये देख रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ये डिव है, अब इस डिव के अंदर इस वाले चीज़ पे मेटा पे ये बोल्ड हुआ हुआ है और इसका बैकग्राउंड हाईलाइट हुआ हुआ है, ये जो सा ये इसका फ़ॉन्ट जो कलर है वो और है और ये अंडरलाइन हुआ हुआ है और हम इस पे जैसे ही होवर करते हैं तो इसके जो लाइन है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास एक और टैग होता है जिसे हम स्पैन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे इस वाले पे कोई चीज़ अप्लाई करनी है, मैं कहती हूँ स्पैन। स्पैन मैंने लिखा और यहाँ पे ये स्पैन एंड हो गया। कंट्रोल वी एस। अब मैं इसे क्लास या आईडी दे के इस पे भी डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ। तो डिव जो-सा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन जो-सा एक इनलाइन एलिमेंट है जिसे हम कहीं भी टेक्स्ट के अंदर अगर हम छोटे से चंक पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो हम वहाँ पे स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन हमारे पास क्या है, सेक्शन एक स्टैंड अलोन चीज़ है डॉक्यूमेंट की, जैसे हम लोग डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं, जैसे फिज़िक्स का सेक्शन हो गया, केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया, इस तरह से। डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं, जैसे जो मेन का हमारे पास सेक्शन होता है, हम उसे मेन कह सकते हैं। अगर साइड पे हमें कोई चीज़ डालनी है, हम उसे असाइड बोल सकते हैं। फुटर के सेक्शन को हम लोग फुटर कहते हैं, हेडर के सेक्शन को हम लोग हेडर कहते हैं। तो ये सेक्शंस ही हैं, जो डिफाइन करते हैं। अब सेक्शन क्या करता है, सेक्शन हमारे पास एक जैसे हम लोग अखबार में कोई आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, तो उन आर्टिकल्स में हमारे पास एक हेडिंग होती है और नीचे हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो एक सेक्शन है, ठीक है? वो एक आर्टिकल एक सेक्शन है, एक दूसरा आर्टिकल एक सेक्शन है। अब सेक्शन के अंदर हम डिफरेंट डिव्स डाल सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स डाल सकते हैं, छोटे-छोटे डाटा को डालने के लिए, डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए। तो सेक्शन को आप इस तरह से समझ लो कि जो मेन एक बड़ा कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम छोटे-छोटे कंटेनर डाल रहे हैं, उसे हम सेक्शन कहते हैं। जैसे मेन का हो गया, हेडर का हो गया, असाइड हो गया। तो इस तरह के सेक्शन जब हम यूज़ करेंगे, तो तब हम उसके ये एक सिमेंटिक एलिमेंट होता है रिप्रेज़ेंट करने के लिए कि ये क्या चीज़ है। अब हमारे पास क्लास टास्क में हम कुछ इस तरह से एक वेब पेज बनाएँगे। सबसे पहले हमें एक चॉकलेट केक रेसिपी इसका मेन टैग आ रहा है। अभी मैं यहाँ से ये सब कुछ डिलीट करती हूँ और इसी के थ्रू हम लोग डिव्स और सेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि डिव क्या है। अच्छा, इसमें सेक्शंस तो बस आई थिंक सो मेन ही आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने असाइड वगैरह तो यूज़ किया नहीं है, आप हेडर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे हेडर यूज़ करती हूँ, हेडर, हेडर का टैग डाला, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है चॉकलेट केक रेसिपी। अब चूँकि ये इसका मेन हमारे पास टाइटल है, तो हम इसे H1 में डालेंगे, H1 और यहाँ पे चॉकलेट, चॉकलेट केक रेसिपी। मैंने इसे सेव किया, जैसे मैं सेव करूँगी और अपने वेब पेज पे जाऊँगी तो मुझे कुछ इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इसके साथ टैली कर सकते हैं, ये इसी तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये एक और बात है कि ये अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो हम ये करने के लिए इसके अराउंड में यू कर देंगे। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपको सजेशंस आना शुरू हो जाएँगी, अगर नहीं भी आ रही तो। इसके एंड पे जाके आप
यू को पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस करो, तो ये हमारे पास वहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। हमने एक चीज़ जो है वो डाल लिया है, जो हमारे पास मेन टाइटल है जिस तरह से वो दिया हुआ है, हमने उस तरह से डाल लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट अमेजिंग चॉकलेट केक इज़ फुल ऑफ मॉइस्ट और आगे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे हमने हेडिंग में तो वो चीज़ डाल ली है। अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ डालेंगे, जिसमें हम ये चीज़ लिखते हैं, द मोस्ट अमेजिंग ऑफ कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। हम इसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे है कि ये इटैलिक में आ रहा है, तो हम इटैलिक में से करेंगे। और इटैलिक में करने के लिए हम यहाँ पे आई का टैग देंगे। जैसे ही आई लिख के कंट्रोल स्पेस बार किया, तो ये कुछ इस तरह से आ गया है। हम इसे एंड पे लेके आएँगे, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, तो हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अब ये यहाँ पे बोल्ड भी हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, मुझे आप बताएँ, इस पे स्ट्रॉन्ग यूज़ होगा या बोल्ड यूज़ होगा? क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ स्लोगन, तो ये हमारे पास अगर हम सोच रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। अगर ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे बी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ करूँगी कि बिकॉज़ दिस इज़ द स्लोगन, और स्लोगन तो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। इसे कट करके एंड पे लेके जाऊँगी और कंट्रोल वी करूँगी, कंट्रोल एस करूँगी, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये डिफ़रेंस देखो आपके यहाँ पे, ये हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। पहले ये हमारे पास अ, ये हाइलाइट नहीं हुआ हुआ था, अब ये हाइलाइट हुआ हुआ है। पहले ये बोल्ड नहीं था, अब ये बोल्ड है। उसके बाद हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल लाइन है। हेडर के बाद हम लोग हॉरिज़ॉन्टल लाइन डालेंगे, कंट्रोल एस किया, तो मेरे पास हॉरिज़ॉन्टल लाइन आ चुकी है। उसके बाद एक हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसमें ये करूँगी कि मैं इसमें लोरम का ही डाल रही हूँ, आप उससे लिख लेना, ठीक है? ओके, अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ डालती हूँ। लोरम का डाल लेती हूँ 50 वर्ड्स का, काफ़ी होगा, कंट्रोल एस किया। हाँ, 2 लाइन्स पे आ चुका है। उसके बाद मेरे पास आई थिंक सो ब्रेक यूज़ हुआ हुआ है, मैं ब्रेक यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे हमने डिव यूज़ करना था, क्यों? क्योंकि हमें अगर इसे डिफरेंट स्टाइलिंग देनी है इस वाले सेक्शन को, तो हम डिव के थ्रू कर सकते हैं। तो एचआर के बाद हम लोग डिव यूज़ कर लेते हैं। डिव यहाँ से स्टार्ट होके डिव जहाँ पे हमारा पैराग्राफ दूसरा एंड होगा वहाँ तक जाएगा। ब्रेक हो रहा है, ब्रेक के आगे हमारे पास एक और पैराग्राफ आ रहा है। लोरम का मैं 50 वर्ड्स का ही कर लेती हूँ, कंट्रोल एस किया, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, कंट्रोल एस करेंगे, तो ये इस तरह से आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें तकरीबन आपको सेम नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ बटर मिल्क, इज़ देयर अ सब्स्टिट्यूट फॉर बटर मिल्क? तो हम ये हेडिंग देते हैं एज 2 में। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कि ये एक पूरा हमें जैसे इन्फॉर्मेशन एक आर्टिकल होता है उस तरह से नज़र आ रहा है। जो सेक्शन होता है उसकी जो सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि उसमें एक हेडिंग ज़रूर होती है और उसमें इन्फॉर्मेशन नीचे ज़रूर दी होती है। तो हम इसे सेक्शन कर लेते हैं। सेक्शन, सेक्शन के अंदर हम एक डिव को डिफाइन करते हैं। उस डिव के अंदर हम लोग व्हाट इज़ बटर मिल्क ये देने के लिए हम लोग हेडिंग 2 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये उससे लेस इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूट, ओके, सेव किया। हम यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, कंट्रोल एस किया। नेक्स्ट लाइन पे जाएँगे, उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पे एक और पैराग्राफ न लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर हम डाल लेते हैं लोरम का 40 वर्ड्स का पैराग्राफ, सेव किया। यहाँ पर आए तो यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने करना है कि एक और हमारे पास हेडिंग आ रही है
कैन आई मेक दिस एन एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी। तो हम एक और सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन के अंदर हम लोग इसे H3 कह लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कैन आई मेक दिस और इसे सेव करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक लिस्ट दी हुई है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 तरह के लिस्ट आइटम्स होते हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास जो शुरुआत में बुलेट्स हमें नज़र आ रही होती हैं, गोल से जो दायरे होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हमें नंबरिंग नज़र आ रही होती है। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूएल। हम एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर हम एक यूएल बना लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट आइटम्स डालते हैं। लिस्ट आइटम्स, ये जो आपको आइटम्स नज़र आ रहे हैं ना कि 1/4 कप ऑफ प्लेन योगर्ट पर एग और ये सारे ये लिस्ट आइटम्स हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी। लिस्ट आइटम्स को अगर मुझे फाइल नंबर 4 लिस्ट आइटम्स बनाने हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूँगी तो यहाँ पे 4 लिस्ट आइटम्स बन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ भी डाल लेती हूँ। जैसे सबसे पहले कप ऑफ प्लेन योगर्ट मैं सिर्फ वैसे ही लिख रही हूँ। आप इतनी वो बिल्कुल नहीं मैच करके लिख रही। कप ऑफ योगर्ट, उसके बाद 1 टेबलस्पून विनेगर कर लेती हूँ। या जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगी तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ यू लाइक द रेसिपी बी श्योर टू चेक आउट माय अदर अमेजिंग केक रेसिपीज़। इसमें उन्होंने वो बताया हुआ है कि हम यहाँ पे जाते हैं, सेम वही चीज़ कॉपी करेंगे। एक और सेक्शन बना लिया जिसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग दी हुई है। हम इसे भी H3 ही कर लेते हैं और बोल देते हैं कि चेक माय अदर रेसिपीज़। कंट्रोल S किया, एक और डिव बनाया और उसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट दी हुई है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर OL और इसमें भी हमारे पास कितने आइटम्स आ रहे हैं? 4 आइटम्स आ रहे हैं। मोस्ट अमेजिंग व्हाइट केक, मोस्ट अमेजिंग वनीला केक, रेड वेलवेट केक और बर्थडे केक। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम्स मल्टीप्लाई बाय हमें 4 चाहिए तो 4 करके हम यहाँ पे कर लेंगे वनीला केक और जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह से ये मेथड यूज़ करके हम लोग एक वेब पेज के अंदर कंटेंट डालते हैं। उसके बाद जब हम पूरे कंटेंट को डाल लेंगे तो हम डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट आईडीज़ यूज़ करके सीएसएस के थ्रू उन्हें हम लोग फॉर्मेट करेंगे, हम लोग उन्हें स्टाइल करेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग उसमें फंक्शनिंग ऐड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड लक विद असाइनमेंट। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज जितने हमने टैग्स किए हैं आप अभी सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें। आप वो असाइनमेंट मुझे मेल कर सकते हैं।